दोस्तों, अंग्रेजी नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मयंक लेकर के आ गया हूं एक नई वीडियो। एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप सभी के लिए। और इस वीडियो में जो टॉपिक है हमारा वो है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स। जो रिसेंट टाइम्स में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यूरोपियन यूनियन में, यूएसए में और चाइना में, और इनफैक्ट इंडिया से रिलेटेड कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट की हैं। और हमने कई सारे ट्रेंड्स नोटिस किए हैं, जिसमें से मैंने 4 ऐसे इम्पॉर्टेंट मेन ट्रेंड्स नोटिस किए हैं जियो पॉलिटिक्स में, जो कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो के दौरान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि जियो पॉलिटिक्स होती क्या है एक्चुअली। तो जियो पॉलिटिक्स हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी एक स्टेट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके डेवलपमेंट और रिजुविनेशन के लिए, जिसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं। और इन सभी फैक्टर्स को लेकर के कभी ग्लोबल पॉलिसीज हैं उनमें चेंजेस आते हैं या ग्लोबल पॉलिटिक्स को अफेक्ट किया जाता है, तो इसको हम जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। और मेजर जो ट्रेंड्स हैं अभी जो रिसेंट टाइम्स में हम देख रहे हैं उनमें 4 मेजर ट्रेंड्स मैं देख सकता हूं, और मैंने जो लिस्ट आउट किए हैं। सबसे पहला जो ट्रेंड है वो है डिक्लाइन ऑफ यूएस। जो यूएस का ट्रेड है, यूएस की जो हेजेमनी है ओवर द मार्केट और ग्लोबल ट्रेड की जो पॉलिसीज हैं उनकी, उसमें किस तरीके से उनका डिक्लाइन हो रहा है, इसको हम समझते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट से। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अफगानिस्तान और इराक का स्टेलमेट। अब हुआ ये है कि जो यूएस है, यूएस आर्मी है, उसने अपने ट्रूप्स का विड्रॉल किया है, क्योंकि जो उसकी हेजेमनी है यूएसए की वो फीकी पड़ रही है। ओवर द डिकेड हम देख रहे हैं कि यूएस का जो पकड़ है ग्लोबल ट्रेड में वो किस तरीके से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इस वजह से उसके जो 4500 जो ट्रूप्स हैं ईरान में और अफगानिस्तान में, उसमें से 2500 उन्होंने वापस लिए। इस चीज को दूसरी तरीके से भी समझते हैं। दूसरा कारण क्या है डिक्लाइन ऑफ यूएसए का, कि ईरान जो है वो स्टिल परस्यू कर रहा है न्यूक्लियर वॉरहेड को। तो ये एक बड़ा इशू है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम समझते हैं जियो पॉलिटिक्स को। और 2-3 चीजें और फैक्टर्स हैं, जैसे कि तुर्किश डिफेक्शन है नाटो से। अब टर्की जो है वो नाटो में रहना नहीं चाह रहा है और डिफेक्ट कर रहा है उसको, और धीरे धीरे अपना जो एक पॉलिसी है उसको दर्शा रहा है। और दूसरी तरफ चाइना जो है वो बार बार कंपटीशन दे रहा है यूएसए को। तो चाइनीज जो चैलेंज है वो बहुत ही बड़ा फैक्टर है यूएसए के डिक्लाइन में। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि चाइनीज चैलेंज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डिक्लाइन ऑफ यूएस के लिए, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण ये है कि जब आप उनकी इकोनॉमी को देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि उनकी जो जीडीपी है वो इतनी ज्यादा डिफर नहीं कर रही है, जिसमें आप समझते हैं कि उसका यूएसए का जो जीडीपी है वो ज्यादा दिख रहा है आपको। बट ये नंबर्स जो हैं वो ट्रिपल यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के कंपैरिजन में डिफरेंट है। जब आप परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का फर्क दिखेगा आपको। यूएसए अभी भी ऑलमोस्ट 21 ट्रिलियन डॉलर का पी एडजस्टेड जीडीपी की बात कर रहा हूं मैं। पी एडजस्टेड जीडीपी जो है वो ऑलमोस्ट 21 ट्रिलियन डॉलर है, और जो चाइना की है वो है ऑलमोस्ट 23 ट्रिलियन डॉलर। तो बेसिक डिफरेंस आप देख सकते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी में। दूसरा जो मेजर जियोपॉलिटिकल ट्रेंड जो मैंने नोटिस किया है वो है वीकनिंग ऑफ यूरोपियन यूनियन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यूरोपियन यूनियन में बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है, क्योंकि उसके जो स्टेट्स हैं उससे जो डील्स होती थी उसकी, वो अब बाहर जाके डील कर रहे हैं, डायरेक्ट डील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो अभी रिसेंट केस है ब्रिटिश का जो यूके ने किया, यूके ने क्या किया, यूके ने ब्रेक्सिट डील की है, जिसमें अब वो उसकी जो ट्रेड पॉलिसीज हैं और उसकी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं वो डिफर करती हैं यूरोपियन यूनियन से।
और अगर आप मैं बताऊं और जो 2-3 चीजें हुई है रिसेंटली, हम देखेंगे कि फ्रांस और जर्मनी जो है वो भी बाहर जाके डायरेक्ट डील कर रहा है, किससे? यूएसए से और अदर कंट्रीज से। और जहां तक बात करें ब्रेक्सिट डील के बाद ब्रिटिश यानी मतलब ब्रिटेन पीएम जो है जो जॉनसन है, बोरिस जॉनसन, वो इंडिया भी आ रहे हैं 26 जनवरी जो हमारी परेड हो रही है उसमें भी, तो इंडिया से भी डील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन जो है वो वीक होती जा रही है। ये एक जियोपॉलिटिकल ट्रेंड बन गया है इस रिसेंट टाइम में। तीसरा जो मेजर ट्रेंड मैंने नोटिस किया है वो है चाइना का द राइज ऑफ चाइना। इसके कुछ मैंने फैक्ट्स देखे हैं, कुछ ज्यादा मतलब 2-3 चीजें हैं, रीजंस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला रीजन जो मैंने देखा, वो सबसे बड़ा रीजन जो है उसकी कॉपरेशन से कंपटीशन की पॉलिसी। उसने जब पहले यूएसए से कॉपरेशन किया, फिर उससे कंपटीशन किया, और उसकी जो पकड़ है जो एशिया के अंदर है वो हम सब देख रहे हैं किस हिसाब से वो एक्सपैंड कर रहा है अपनी टेरिटरी। और 2-3 चीजें और हैं, जैसे कि उसकी हेजमनी है WHO में, UN में। और ये हमने नोटिस किया कि कोरोना वायरस जब आया और जब ये पैंडेमिक हुआ उस समय भी जो चाइना का WHO का जो रुख था वो चाइना के प्रति थोड़ा सा झुकाव था। और उस समय भी हम लोग ये चीज नोटिस कर रहे थे कि बहुत सारी चीजें हो रही थी, उसके बाद भी WHO चाइना को डिफेंड कर रहा था, उसकी पॉलिसीज की तारीफ कर रहा था उस समय भी। तो ये एक बड़ा फैक्टर है चाइना के राइज में। एक और फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी एग्रेसिव मिलिट्री एक्सपेंडिचर और मास डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, जो कि हम देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा खर्च कर रहा है। अब यूएसए जो है वो जो है उसकी इकोनॉमी अलग है, बट इसकी जो इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है। मतलब 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी, GDP, और जो उनका मिलिट्री एक्सपेंडिचर है ऑलमोस्ट 261 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये अमाउंट ऑलमोस्ट 71 बिलियन डॉलर है, जो कि नाम मात्र का है अगर आप इंडिया को कंपेयर करोगे चाइना से। तो इस वजह से भी इनका जो राइज है वो बहुत ज्यादा हुआ है इस करंट सिचुएशन में, जो करंट टाइम्स हैं उनमें मैं बात कर रहा हूँ। ये एक ट्रेंड रहा है कि चाइना राइज करता रहा है और कर रहा है। और इसके 2-3 कारण और हैं, उसके साइबर एंड बायोकेमिकल्स जो वो यूज कर रहा है, दूसरे जो कंट्रीज हैं उनका डेटा कलेक्ट कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया ने इसके ऊपर बहुत सारे कदम उठाए हैं, जो हमारे बैन किए गए एप्स हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं उनको बैन किया गया है चाइना से। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि चाइना राइज कर रहा है। ये एक ट्रेंड है जियो पॉलिटिक्स में। दूसरा उसका जो बेल्ट और जो फैक्टर्स हैं वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स हैं, जो चाइना से श्रीलंका में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, हांगकांग को, ताइवान को कैसे मतलब उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है, और जो ओशियन है, इंडियन ओशियन है, उसको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा उसका राइज देखा गया है इस करंट टाइम्स में हम जो बात कर रहे हैं। उसके बाद जो उसकी स्पेस की पॉलिसीज है, जो उसने स्पेस स्टेशन बनाया है चैंग E5 करके, जो उनका अभी रिसेंटली सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया है, और स्पेस स्टेशन जो है चाइना का, और वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस, स्पेस के प्रति बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स लगातार लाता रहा है। और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अगले 2 साल तक आप देखेंगे कि लगातार वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स उन्होंने जो भेजे हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी मतलब रीसेंट डेवलपमेंट के कारण में से एक बहुत ही बड़ा कारण है ये भी। चौथा और आखिरी जो ट्रेंड मैंने नोटिस किया है वो है फेलियर ऑफ मल्टी नेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे WHO और UNSC। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? WHO ने काफी ज्यादा नेग्लेक्ट किया है और बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। एक बहुत ही बड़ी मतलब वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन के हैसियत से उनको बहुत सारे डिसीजंस जल्दी लेने चाहिए थे,
और उन्होंने ये चीज नहीं की, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि इनका फेलियर है। और सिर्फ WHO ने नहीं, यूएन भी बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाया है। जब आप देख रहे थे कि चाइना और यूएसए के बीच में बहुत ज्यादा टसल है और बहुत ज्यादा क्वेरल्स हो रहे हैं, फिर भी उसको मतलब उसको टैकल नहीं कर पा रही थी यूएन। तो ये भी एक बड़ी समस्या रही मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ। दूसरी बात, डब्ल्यूएचओ को पता था, 30 जनवरी को ही पता था कि ये बीमारी जो है, पेंडेमिक है कोरोना वायरस की, ये बहुत ही ज्यादा वाइड स्केल पे फैल सकती है, बहुत ही ज्यादा कंटेजियस हो सकती है। बट उन्होंने कब इसकी वो की इंटरनेशनल फोरम पे कब अनाउंसमेंट की? ऑलमोस्ट 11 मार्च को, यस 11 मार्च, बहुत ही ज्यादा डिले कर दिया उन्होंने। तो इसकी वजह से जो फेलियर था वो हम सबको पता है कि कितना ज्यादा दिक्कत हुआ। और ये साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से अगर ये चीज हमको बहुत पहले पता चल जाती, मतलब अगर हमें एक हफ्ता पहले पता चल जाती, तो 66% चांसेस थे कि हम उसको रिकवर कर लेते। अगर 2 या 3 हफ्ते में भी अगर हमको पहले पता होता, अगर 2 हफ्ते पहले पता होता तो 86% थे, और अगर 3 हफ्ते पहले ही पता चल जाता हमको तो ऑलमोस्ट 95% चांसेस थे कि हम इस चीज से लड़ सकते थे और बहुत ही अच्छे से टैकल कर सकते थे। फिलहाल ये सब मुमकिन नहीं हो पाया, और बहुत ही ज्यादा हमने पेंडेमिक का जो ओवरऑल जो कंडीशन है वो हमने देखी कि कितनी ज्यादा भयावह स्थिति में थी हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक जिन्हें हम कहते हैं उनकी। दूसरी बात है कि अफ्रीका का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अभी तक यूएन में नहीं आया है। अफ्रीका एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है और इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूएन में प्रेजेंट डे पे। तो ये एक बड़ी समस्या है और ये एक बहुत ही बड़ा फेलियर है मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जैसे यूनाइटेड नेशंस के लिए। अब हम सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर हुआ। कोल्ड वॉर में 2 ब्लॉक्स हम देखते हैं, सोशलिज्म का और कैपिटलिज्म का, और इन दोनों को यूएसए और यूएसएसआर लीड कर रहे थे। यूएसएसआर का वो 1991 में इंटीग्रेशन हो जाता है, जिसके बाद यूएसए का बहुत ही ज्यादा दबदबा रहता है, हेजीमनी रहती है। इसके बाद भी जो यूएनएससी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर नहीं पाया, अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। और जो वॉर्स हो रहे हैं, जो आइडियोलॉजिकल वॉर्स हो रहे हैं चाइना और यूएसए के बीच में, उनको भी नहीं कर पा रहा है कम। और पॉवर्टी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। पॉवर्टी से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं, छपे हैं, और इस पेंडेमिक के दौरान हम देखते हैं इंडिया की, अगर सिर्फ इंडिया की ही बात की जाए तो माइग्रेशन इतनी ज्यादा हुई है कि आप जो डेली वेजर्स हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है इन सब चीजों से। जो मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फेलियर से जो आम लोग हैं, जो आम पब्लिक है, उनको बहुत ही ज्यादा अफेक्ट किया है। ये एक बहुत ही मेजर ट्रेंड रहा है इस मतलब करंट सिचुएशन में, करंट सिनेरियो में जियो पॉलिटिक्स के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा जियो पॉलिटिकल ट्रेंड रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि सार्क जो है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाया और फेल हुआ है जो रीजनल कॉरपोरेशन है उसको करने में। जो रीजनल कॉरपोरेशन नहीं कर पाया है सार्क, और जो कंट्रीज हैं वो किसके पीछे भाग रही हैं? एशियान के पीछे भाग रही हैं, और बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशंस हैं उनके पीछे भाग रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। बट सार्क को भी ये चीज करनी चाहिए। उनका भी बहुत बड़ा फेलियर है इस पूरे पैंडेमिक के दौरान। तो ये भी एक बड़ा इशू रहा है फिलहाल के लिए, मतलब एशिया के लिए तो बहुत बड़ा इशू ये रहा है।